हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। मैं हूं आपका गाइड। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होगा आपके और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है हमारा सोशियोलॉजी का लेक्चर जिसमें हम करेंगे मैरिज हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक। तो बेसिकली मैरिज है क्या? मैरिज को अगर मैं सिंपल टर्म्स में अगर आपको समझाऊं तो मैरिज क्या है, एक सोशल अथॉरिटी है। मतलब जिस सोसाइटी का आप पार्ट हो उस सोसाइटी की एक अथॉरिटी है, एक सोशल परमिशन है। ठीक है, जहाँ पर आपको क्या है, एक परमिट मिल जाता है टू प्रोड्यूस बेबीज या टू एक्सपैंड फैमिली। आप शादी का बेसिक मीनिंग क्या है कि अल्टीमेटली क्या है, अगर यहाँ पर नंबर 3 जनरेशन्स हैं या 4 जनरेशन्स हैं तो टॉप जनरेशन हमारे पास अब क्या है, एक बूढ़ी हो चुकी है और इनका क्या हो गया है, मतलब इनकी अब डेथ नियर है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन द फैमिली, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस इन द फैमिली, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो टॉप जनरेशन होती है वो क्या करती है, अपने जो लास्ट जनरेशन होगी उनके सामने उनकी क्या करवा दी जाती है, मैरिज करवा दी जाती है। ठीक है, मैरिज होगी तो मैरिज के साथ साथ क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, ऑफस्प्रिंग्स हो जाएंगे। ऑफस्प्रिंग्स मतलब अपने आप में क्या है, एक एविडेंस है कि हाँ भाई अब आने वाले टाइम में एक स्टेबिलिटी या एक बैलेंस मेंटेन रहेगा जिसके थ्रू हमारी फैमिली या हमारी सोसाइटी क्या रहेगी, एक बैलेंस्ड वे में हमारे पास रहेगी। क्लियर? तो इसी चीज़ को यहाँ समझ लेते हैं, रीड कर, अगर रीड करें इस चीज़ को हम यहाँ पर, तो मैरिज इज क्या है, एक सोशली रिकग्नाइज्ड अरेंजमेंट है बाय विच स्पाउसेस एक्वायर सर्टेन राइट्स ऑन ईच अदर। मैरिज इज ए कल्चरल फिनोमेना विच सैंक्शंस मोर और लेस permanent union between partners conferring legitimacy on their offsprings. Clear? मैरिज इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशंस। मैरिज आपको पूरी दुनिया पे मिल जाएगी, जहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, एस्टैब्लिश सोशल कंट्रोल। ठीक है, इनफैक्ट बोथ द इंस्टीट्यूशंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज बेस्ड ऑन रूल्स। हाँ जी, इन क्लोज सोसाइटी सिलेक्शन ऑफ पार्टनर इज मेड बाय पार्टनर पेरेंट्स टू कंसोलिडेट। तो मैरिज क्या है, डिफरेंट थिंकर्स अपने डिफरेंट व्यूज देते हैं ऑन मैरिज। तो अकॉर्डिंग टू हॉबेल, मैरिज इज द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिलेशन दैट डिफाइन एंड कंट्रोल द सेलेक्शन of the mated pair to each other, their kinsmen, their offsprings and society। तो मतलब क्या है इसका कि मैरिज क्या कर रही है, कंसेप्ट है एक सोशल रिलेशन का जो किसके बीच में है, जो पर्सन मेट कर रहे हैं, मतलब जिनकी मैरिज हो रही है, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, टू ईच अदर देयर किन्समैन, जो उनसे ब्लडली रिलेटेड है, मतलब अगर मेल है कोई तो उनके फादर मदर, और फीमेल है तो उनके कोई फादर मदर, और इनके जो आगे प्रोड्यूस्ड होंगे ऑफस्प्रिंग्स, ये उनके लिए क्या है, मदर फादर हैं। तो ऑफस्प्रिंग यहाँ आप सिंपल लिख लो चिल्ड्रंस। ठीक है, देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड सोसाइटी। तो इन सभी के थ्रू क्या हो रही है, एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है इन सोसाइटी। सो मीनिंग ऑफ मैरिज इज द रिलेशन ऑफ टू पर्सन्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस विच with which family would be formed, which would be accepted by the society। क्लियर? तो नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंट थिंकर्स ने यहाँ मैरिज को अपने डिफरेंट डेफिनेशंस के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो वेस्टर्न मार्क क्या कहते हैं, मैरिज क्या है, रिलेशन है ऑफ वन और मोर मैन टू वन और मोर वुमेन which is recognized by institution of laws and involves certain rights and duties both in case of parties entering the union। तो दोनों पार्टनर्स की ड्यूटीज़ रहेंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, दोनों की ड्यूटीज़ रहेंगी
जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे उसमें मेल मेंबर की भी कुछ ड्यूटीज़ रहेंगी और फीमेल की भी ड्यूटीज़ रहेंगी जो उनको बैलेंस करके रन करवानी है, तो सो दैट वो हमारे पास क्या हो जाती है, एक मैरिज एक्सेप्टेबल या मैरिज एक वेल बैलेंस्ड मैरिज कपल हम बोल सकते हैं। या मजुमदार क्या कहते हैं कि मैरिज क्या है, एक सोशली अप्रूव्ड यूनियन है, किसका, मेल और फीमेल का, और एज ए सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन बाय सोसाइटी टू सैंक्शन यूनियन एंड मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर द पर्पस ऑफ, क्या पर्पस रहेंगे, एस्टैब्लिशिंग ए हाउस होल्ड, दूसरा एंटरिंग इनटू सेक्स रिलेशंस, और तीसरा है प्रोक्रिएटिंग एंड प्रोवाइडिंग केयर फॉर द ऑफस्प्रिंग्स। लंबक क्या कहते हैं, मैरिज कंसिस्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच डिफाइन द राइट्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट हर्टन एंड हंट क्या कहते हैं, मैरिज इज द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न देयर बाय टू और मोर पर्सन टू एस्टैब्लिश फैमिली। मैलिनोस्की, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। तो सिंपल यहाँ पर जो बेसिक मीनिंग है वहाँ पर क्या है, एक सोशल अप्रूवल है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया है, सोशल अप्रूवल है टू हैव चिल्ड्रंस, ठीक है। उसके पीछे कुछ सेरेमनीज़ होती हैं जिन सेरेमनीज़ को परफॉर्म करते हैं, और हर रिलीजन में वो सेरेमनीज़ डिफरेंट रहती हैं, जिसके थ्रू वो सब चीज़ें परफॉर्म करी जाती हैं, जहाँ से हमें क्या होता है कि हम उन एक्शंस के बाद क्या बोलते हैं कि हाँ ये दो मेंबर्स जो भी सोसाइटी के हैं ये अप्रूव्ड हैं टू हैव अ ऑफस्प्रिंग्स या टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं मैरिज के। तो मैरिज इम्पोर्टेंट क्यों है या मैरिज के फीचर्स क्या है। पहली चीज़ क्या है, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। दुनिया के हर कोने में आपको मैरिज मिल जाएगी, किसी भी तरह की मैरिज हो सकती है। अगर वेदास की समझें हम, इंडिया की सोसाइटी के आस्पेक्ट में देखें तो वेदास के थ्रू अगर हम समझें तो हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ मैरिज हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इंडिया के लिए बोल रहा हूँ मैं, बाकी अब सभी का अपना है। बट मैरिज को अगर ऐसे कॉमन या जनरली समझो तो मैरिज क्या है कि यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, मतलब आपको दुनिया पे हर जगह पर मिल जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गेट सोशल सैंक्शन, मतलब सोशल परमिशन विद दिस इंस्टीट्यूशन। तो द रिलेशनशिप विदाउट लीगल और सोशल एक्शन इज नोन एज इलीगल रिलेशनशिप, आप ये समझ सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल है या प्री मैरिटल है रिलेशनशिप्स। मैन कम टू नो अबाउट हिज एंड अदर्स राइट आफ्टर बिकमिंग मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड हिज स्कोप बिकम लिमिटेड विद दिस। ऑब्वियसली जब किसी भी मेल और फीमेल की जब बाउंडिंग हो जाती है इन टर्म्स ऑफ मैरिज, ठीक है, तो उनके ऊपर एक लिमिट लग जाती है या एक ओवरशैडो हो जाती है कि वो एक्स्ट्रा किसी भी तरह का रिलेशन नहीं रख सकते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल बोलते हैं, या प्री मैरिटल होता है शादी से पहले का, या ऐसी रिलेशनशिप्स को हम क्या कहते हैं, इलीगल रिलेशनशिप्स, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टू अपोजिट सेक्सेस गिव बर्थ टू दिस इंस्टीट्यूशन एंड विद दिस ह्यूमंस फुलफिल देयर बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। बायोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, बेसिकली ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, बच्चे करना। बच्चे क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैंने आपको समझा दिया कि एक जनरेशन ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं अब नियर टू डेथ होगी, तो इस जनरेशन का बैलेंस आउट निकालने के लिए क्या करवा दी जाती है, मैरिज करवा दी जाती है टू हैव बेबीज या ऑफस्प्रिंग्स, सो दैट बैलेंस मेंटेन रहे। नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। तो मैरिज नॉट ओनली इज लिमिटेड टू फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल नीड्स ऑफ मेल एंड फीमेल, इट ऑल्सो लिमिट्स, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल दीज रिलेशंस, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, आपके ऊपर एक बाउंडिंग कर सकता है कि आप सेक्सुअल रिलेशन बियॉन्ड दैट कपल, जो भी मेल और फीमेल मैरिज के रिलेशन में हैं, आप उनके साथ ही ये सब इन सब में इंडल्ज हो सकते हो। बियॉन्ड दैट आप किसी से भी नहीं इंटरेक्ट होगे इन सच वे, ठीक है। विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मैन गेट्स सोशल स्टेटस इन सोसाइटी आफ्टर मैरिज, मेल एंड फीमेल आर एक्सेप्टेड एज हस्बैंड एंड वाइफ। उससे पहले उनको हस्बैंड वाइफ नहीं बोला जाएगा, जैसा कि आजकल
सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे चलता है, वैसा कुछ नहीं है। जब तक वो सोशल प्रैक्टिसेस या सोशल एक्शंस परफॉर्म नहीं की जाएंगी जिनको हम मैरिज की कस्टम्स बोलते हैं, अगर वो हो रहे हैं उसके बाद ही हम उस कपल को हस्बैंड एंड वाइफ बोलेंगे, ठीक है। आफ्टर द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड देयर सोशल स्टेटस बिकम्स ऑफ क्या बन जाएंगे वो, मदर एंड फादर। क्लियर? विद विच फैमिली टेक्स प्लेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैरिज इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बन जाता है कि इन दिस ऑन वन साइड मेल एंड फीमेल फुलफिल द सेक्सुअल नीड्स एंड ऑन अदर साइड दे टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपब्रिंगिंग द चिल्ड्रंस एंड फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट, इन डिफरेंट सोसाइटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर देयर। Every society had its own culture whose security is related with other institutions. For example, the culture of Muslim give permission to do more than one marriage, but Hindu culture is totally opposite. In this, only one marriage is sanctionized. Next, with marriage, man gets legal sanction and with which marital relations are established between male and female. With this institution, religious customs and rituals become safe, yet in modern times more and more people are opting for court marriage. ये एक न्यू टाइप ऑफ मैरिज हमारे पास आई है, बट स्टिल रिलीजियस कस्टम्स आर एसोसिएटेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो आज भी लोग क्या कर रहे हैं, मतलब रिलीजियस वे में मैरिज कर रहे हैं, बट जब आपको लीगल अथॉरिटी या लीगल कुछ भी बनाना हो, मतलब लीगल पेपर्स में जब भी नीड पड़ती है, तो आपको कोर्ट मैरिज के जो सर्टिफिकेट होगा वो बनाना ही पड़ता है। तो इनडायरेक्टली आपको कोर्ट मैरिज करनी ही पड़ती है किसी भी वे में, वो आप किसी भी रिलीजन का पार्ट हो, नो डाउट आपको वो करनी ही पड़ रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फीचर क्या है, एक सेकेंड इसको, ठीक है। नेक्स्ट, एम ऑफ मैरिज। तो मैरिज की हमारे पास एम क्या है, मैरिज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। ऑब्वियसली मैरिज इसीलिए करवाई जा रही है टू हैव बेबीज, जो क्या कर रहे हैं, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ द मैरिज इज द फॉर्मेशन ऑफ फैमिली। सोसाइटी कैन नॉट लिव इफ द फैमिली इज नॉट एस्टेब्लिश, इफ इट इज अ मेथड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स विच फोर्स अ मैन टू फॉर्म अ फैमिली। Even man also feels secure after becoming member of the family. Next, stability of society. Another aim of institution of marriage is to give stability to society. Ancient time में क्या होता था, everyone is aware about the mother of the child, but no one was aware of the father of the child because of the absence of regularity of marriage. इस चीज़ को ठीक करने के लिए यहाँ पर मोनोगैमस टाइप ऑफ मैरिजेस स्टार्ट हुई। मोनोगैमस क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पर समझाऊँ कि एक मेल एक फीमेल से ही सेक्सुअल रिलेशंस में आएगा, यहाँ मैरिज में इनरोल्ज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो पहले बताए थे फैमिली में बताया था ना आपको, कि एक मेल नंबर ऑफ फीमेल से भी शादी कर सकता था कुछ सोसाइटीज़ में। तो ये सब यहाँ पर नहीं है। इस सब चीज़ों को ही ठीक करने के लिए इस तरह की मैरिजेस एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट एम क्या है, टू कीप सेक्सुअल रिलेशंस विद इन लिमिट। ऑब्वियसली जब शादी हो जाएगी तो वहाँ पर अथॉरिटी क्या है, सेक्सुअल रिलेशन सिर्फ एक कपल के बीच में ही रहेंगे, आपको उसके बाहर बियॉन्ड आपको ऐसे रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की कोई भी परमिशन नहीं देगी सोसाइटी, ठीक है। If it would be open, then many problems can occur in society and it will affect the future of our children. तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए हो जाती है अगर ऐसा कुछ हो। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो सिर्फ प्रोड्यूस करना ही ड्यूटी नहीं है किसी भी कपल की। मेन फोकस इज ऑन देयर रेयरिंग, केयरिंग एंड अपब्रिंगिंग एंड हैव गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू दैट चाइल्ड, ठीक है। वी विल कम टू नो अबाउट द पेरेंट्स एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। जब कपल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को बना रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी को ओन करने की भी विल रखेगा, ठीक है।
After marriage, and male and female understand their responsibility and explain the right of children related to property. This helps in making good relation between parents and children. मैरिज हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर. जब नंबर ऑफ जनरेशन्स आपके पास इस तरह से लाइन में रहेंगी, ठीक है, तो जब इस तरह से जनरेशन रहेंगी तो वो क्या करेंगी, कल्चर को ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. तो इस तरह से हमारे पास कल्चर भी अलाइव रहेगा. ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ये चीज़ कहीं ना कहीं टाइम के साथ क्या हो जाती है, एस्केप हो जाती है. क्यों? क्योंकि हर बंदा अपनी नीड्स और अपनी जो भी उसकी स्किल है वो उस पर काम करता रहता है और कल्चरल वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझे तो इट कंट्रोल सोशल रिलेशंस. Because marriage has one of its aim of controlling social relation. Social relation exist in every society, and on the basis of social relation our society develops. Next, need of marriage. तो मैरिज की नीड क्या है? पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल. मैन इज़ अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, तो उसकी कुछ नीड्स होंगी, बायोलॉजिकल नीड्स होंगी जिनको फुलफिल करने के लिए मैरिज करवाई जाती है. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी. इंस्टीट्यूशन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है, तो वो क्या करता है, जब शादी हो जाएगी तो उससे इंसान को क्या मिलता है, एक स्टेटस मिलता है कि दैट बॉय या मैन क्या है, अब हस्बैंड है. किसका? एक्स वाई किसी लड़की का. ठीक है, और वो लड़की क्या है, वाइफ है इस हस्बैंड की. ठीक है, तो ये स्टेटस मिलेंगे. अब स्टेटस अगर मिल रहा है तो उनके कुछ रोल होंगे. जैसे हस्बैंड की ड्यूटीज़ क्या रहेगी, वाइफ और फैमिली की रेयर केयर करना है इकोनॉमिकली, और वाइफ का क्या है कि सोशली पूरे मतलब फैमिली को होल्ड करना है, उनको मेंटेन रखना है. ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोशल सिस्टम. ठीक है. आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड दे गेट स्टेटस ऑफ मदर. जिनका हस्बैंड एंड वाइफ का स्टेटस था, जब बच्चा हो जाएगा तो उनको स्टेटस क्या मिल जाएगा, फादर और मदर का. ठीक है. एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ फैमिली. ठीक है. नेक्स्ट, मैरिज इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी. ऑब्वियसली जब एक जनरेशन खत्म हो रही है तो न्यू जनरेशन हमारे पास अवेलेबल होनी भी चाहिए. अगर ये एब्सेंट हो रही है तो ऑब्वियसली ये हमारे पास सोसाइटी क्या कर जाएगी, एक टाइम के बाद एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और ये हम नहीं चाहेंगे. इसीलिए हम क्या करते हैं, मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट कर रखी है. To satisfy psychological needs, marriage is required. आज मेरा दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं रन कर रहा है ढंग से, तो आज यहीं पर पढ़ाना पड़ रहा है. यहाँ स्लाइड्स का थोड़ा इशू लग रहा है. तो with the satisfaction of sexual needs, psychological relations can be established. अब जब हस्बैंड और वाइफ किसी तरह से बाउंडेड हैं बाय मीन्स ऑफ मैरिज. ठीक है, मैरिज के साथ उनके बायोलॉजिकल रिलेशंस भी रहेंगे. ठीक है, और जब ऐसे रिलेशंस होंगे या ऐसी एक बाउंडिंग रहेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अफेक्शन हो जाएगी एक दूसरे से. और अफेक्शन के थ्रू हमारे पास क्या होते हैं, मेंटल स्ट्रेस रिलीज होते हैं, और हमारे पास क्या हो जाती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हो जाती है. ठीक है. दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इफ द पर्सन इज मेंटली डिस्टर्ब देन ही हार्डली लाइक्स टू डू एनी वर्क. ठीक है, तो इस तरह की जो रिलेशंस होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे को सपोर्ट करना या एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके उनके सॉल्यूशन निकालना, ये क्या करते हैं, एक साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस देते हैं जो मेंटल पीस के लिए इम्पॉर्टेंट है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरह नेक्स्ट स्लाइड पे चले. तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हेल्प्स इन ओल्ड एज. जब कपल बुढ़ा हो जाएगा, किसी भी तरह से ओल्ड एज में चले जाएंगे, ठीक है, 60 प्लस की एज में चले जाएंगे. अगर 60 प्लस में एक कपल जा रहा है तो ऑब्वियसली उनके जो नीचे की जनरेशन होगी वो 40 टू 45 के बीच में रहेगी. 45 नहीं हम बोल सकते, बट हाँ 35 टू 40 के बीच में रहेंगे. ठीक है, जो खुद भी एक तरह से हम देखें तो एट प्रेजेंट ओल्ड एज की तरह ही मानी जा रही है, क्योंकि इनको यंग तो नहीं मान रहे हैं, जैसे आजकल मेडिकल प्रॉब्लम्स या इस तरह से चल रही हैं. तो सभी अब क्या कर रहे हैं, अब जो इनके ऊपर की जनरेशन है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है. ठीक है, जो पार्टनर होंगे, किसी भी जो पार्टनर्स होंगे यहाँ पर हस्बैंड वाइफ, तो वो एक दूसरे से को क्या करेंगे, एक हेल्प देंगे. इसीलिए हमारे पास मैरिज ज़रूरी है.
In family life, one times comes when male and female want each other's help because children start to take responsibility of their family after marriage. In this type of situation, the need of life partner arises. Clear? Male and female then share their sorrows and suffering with each other. Next है social security. मैरिज होगी तो हमारे पास एक सोशल सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, ठीक है, कि if the parents will not take the responsibility of their children after their birth, then the whole society will be disintegrated with the institution of marriage. तो यहाँ पर एक responsibility बन जाती है, एक obligatory obligation बन जाता है, जहाँ पर आपको बच्चों की रेयर केयर करनी ही पड़ेगी और एक गुड अपब्रिंगिंग करनी ज़रूरी हो जाती है. क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक नीड्स. इकोनॉमिक नीड्स दोनों की एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगी और ऑल्सो सेटिस्फाइड विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स बिकॉज bread, cloth and houses are the basic needs of human. After marriage, man works for the satisfaction of these needs. He fulfill economic needs of the family by earning money. Security of property, ये आपको समझा चुके हैं. नीड ऑफ कॉपरेशन, तो नीड ऑफ कॉपरेशन हमेशा से रहेगा, तभी हमारे पास सोसाइटी या मैरिज की एग्जिस्टेंस एक गुड एग्जिस्टेंस हम मान सकते हैं. थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज ही गेट्स कॉपरेशन फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रूल्स ऑफ मैरिज. रूल्स क्या है, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी. ठीक है, एंडोगैमी आपको सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझा दूँ यहाँ पर, तो क्या है, एक सेकेंड बस, हाँ जी, तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो एंडोगैमी क्या होगी, एंडो मीन्स विद इन. ठीक है, एंडो का मतलब है विद इन और गैमी हो जाती है एक तरह से मैरिज या बाउंडिंग. ठीक है, या रिलेशन. ठीक है, अब एंडोगैमी मतलब इसके लिए क्राइटेरिया एक रहेगा हमेशा से. अब किस तरह की एंडोगैमी हो रही है वो डिफाइन करेगा डिफरेंट क्राइटेरियाज को, जैसे कास्ट एंडोगैमी. तो कास्ट एंडोगैमी मतलब आपकी जो आप में जो हस्बैंड और वाइफ, जो मेल और फीमेल है, बॉय और गर्ल, ठीक है, वो बिलोंग करेंगे सेम कास्ट को. ठीक है, सेम कास्ट, ये होती है हमारे पास कास्ट एंडोगैमी. ठीक है, जैसे ब्राह्मण लड़का होगा और ब्राह्मण ही लड़की होगी, तो ऐसी मैरिज को हम बोलते हैं कास्ट एंडोगैमी. क्लियर? इसी तरह ये है एंडोगैमी का मतलब. और एक्सोगैमी क्या होती है, आउट ऑफ. ठीक है, आउट, और ये हो जाएंगे रिलेशन या मैरिज. ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से लेट सपोज जैसे लड़का और लड़की है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर लड़का है किसी कास्ट का, लेट सपोज बनिया है, गुप्ता है, ठीक है, और लड़की है यहाँ पर ब्राह्मण या राजपूत या किसी भी और कास्ट की है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास इसको हम बोलते हैं कास्ट एक्सोगैमी. ठीक है, मतलब अपनी कास्ट से बाहर शादी की है. ठीक है, ये होती है हमारे पास कास्ट एक्सोगैमी. ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ. हाँ, एक सेकेंड, ये हो गया, ये भी हो गया, ये है हमारे पास. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एंडोगैमी, मैन हैज टू मैरी within his own caste. Caste was again divided into subcastes. In this way, man had to marry in subcaste according to Hobel. Endogamy is a social rule which endogamy is a social rule which demands that a person should marry within the same group in which he is a member. Clear? तो वो ग्रुप अब किस तरह से डिफाइन होगा वो सोसाइटी पे डिपेंड करेगा, कैसे सोसाइटी में वो रह रहे हैं. तो एंडोगैमी जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो ये हैं हमारे पास.
ट्राइबल एंडोगेमी, कास्ट एंडोगेमी, कास्ट एंडोगेमी, क्लास एंडोगेमी, सब कास्ट एंडोगेमी, रेशियल एंडोगेमी. According to rule of tribal endogamy, man has the permission to marry only in his tribe. In the same way, man should marry in his caste, class, race, etc. Next, causes of endogamy क्या होते हैं? अच्छा, ये यहाँ पर है नहीं है, मैं यहीं पर समझा देता हूँ. ट्राइबल एंडोगेमी मतलब मैरिज विद इन देयर ओन ट्राइब. ठीक है. कास्ट एंडोगेमी मैं आपको बाय एग्जांपल समझा चुका हूँ. क्लास एंडोगेमी मतलब आपकी क्लास सेम होनी चाहिए. ठीक है. जैसे कोई एक फैमिली है जिनकी वर्थ है 100 करोड़ की, तो शादी भी वो वही करेंगे जिनकी वर्थ एटलीस्ट 90 करोड़ या 110 करोड़ के आसपास होगी. तो ये है क्लास एंडोगेमी, मतलब अपनी क्लास मेंटेन करके चल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सबकास्ट एंडोगेमी. कास्ट के अंदर कास्ट, जो छोटी कास्ट, गलत वर्ड हो गया, जो विद इन कास्ट के विद इन कास्ट होती है सब कास्ट, वो उनकी एंडोगेमी. रेशियल एंडोगेमी होती है जो रेस में ही हो जाती है, वंश में ही एंडोगेमी हो जाती है, शादी हो जाती है, वो होती है हमारे पास रेशियल एंडोगेमी. क्लियर. चलिए नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एंडोगेमी. तो एंडोगेमी करने के रीज़न क्या हैं? पहला क्या है? फर्स्ट रीज़न वॉज दैट व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ फॉरेन ओरिजिन केम टू इंडिया and started to live here, then to maintain their purity of blood, interracial marriage was banned. It was so because of racial differences. Each racial group started to marry in his own group. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? सेकेंड रीज़न वॉज द एग्जिस्टेंस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस. तो बाहर की सोसाइटीज़ जब इंडिया में आके रहने लगी तो सभी का कल्चर डिफरेंट है. जैसे कोई क्रिश्चियन आ रहा है तो क्रिश्चियन के कस्टम ट्रेडिशन अलग है. अब जो मुगल्स आ रहे हैं तो मुगल्स बेसिकली क्या थे? अफ़गान से. तो अफ़गान्स का जो ट्रेडिशन था अलग था, टर्क्स का अलग था. ठीक है. अरब्स का अलग था. तो सभी का अलग अलग ट्रेडिशन है. तो इस वजह से हमारे पास क्या था? एंडोगेमी, मतलब अपने ही ग्रुप में, अपने ही क्लैन में, अपने ही कास्ट में एंडोगेमी करने की नीड पड़ी. ठीक है. अनदर रीज़न वॉज द मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी ऑफ ब्लड. तो ऐसा कुछ कंसेप्ट होता नहीं है बट बनाया गया है, तो चलो हम पढ़ लेते हैं. प्योरिटी ऑफ ब्लड. प्योरिटी ऑफ ब्लड यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि मतलब जैसे टर्क्स और अफ़गान्स का जो ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए इन द कमिंग जनरेशन्स. तो टर्क्स का ब्लड टर्क्स के साथ ही चले, अफ़गान्स का ब्लड अफ़गान के साथ ही चले. तो ये चीज़ थी यहाँ पर बेसिकली प्योरिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करने वाली. Members of one caste believe in endogamy to increase their number. One more reason was the protection of property, because in case of intercaste marriage, property will be divided within the members of other caste. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है. इस वजह से जो हमारे JNK में भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पर क्लोज रिलेशंस में शादी हो जाती है, उसके पीछे भी यही रीज़न था, जो ये प्रॉपर्टी वाला, और ये साथ में चलता था. Another reason of endogamy was to save hereditary occupation. ठीक है. हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी कास्ट वाज डेफिनेट. मैन हैज़ टू अडॉप्ट द ऑक्यूपेशन विच ही गेट्स बाय बर्थ, और द पर्सन हैज़ टू डू द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज कास्ट. तो ये भी एक तरह की मतलब रीज़न था एंडोगेमी के लिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर वही काम कर रहे हैं जो जनरेशन टू जनरेशन उनकी फैमिलीज करते आ रही. तो इस वजह से भी प्रॉब्लम थी इस चीज़ की. ठीक है. ट्रेडिशनल आउटलुक ऑफ पीपल इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंडोगेमी. तो जैसा उनका आउटलुक होगा वैसे ही वहाँ उनकी उस वजह से भी एंडोगेमी के कल्चर को प्रमोशन मिला. चाइल्ड मैरिज वॉज पॉपुलर टू स्टॉप द चिल्ड्रंस टू मैरी अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश, एक्सेप्ट दिस डिफरेंस वर देयर अमंग द पीपल बिकॉज दे लिव्ड एट डिफरेंट प्लेसेस एंड ड्यू टू लैक ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे वर फोर्स्ड टू प्रैक्टिस एंडोगेमी. दूर होने की वजह से भी एंडोगेमी कभी करने की प्रथा थी. बेनिफिट्स क्या होते हैं अब एंडोगेमी के? इट मेंटेन्स द प्योरिटी ऑफ ब्लड, ऑक्यूपेशन ऑफ कास्ट, फॉस्टर द सेंस ऑफ यूनिटी, प्रिजर्व्स द प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट, वुमेन हैप्पियर, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग न्यूमेरिकल फोर्स ऑफ इट्स ग्रुप, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेटस एंड प्रेस्टीज ऑफ कास्ट. डिसएडवांटेज क्या है? आपके पास अपना पार्टनर चूज़ करने की लिमिट लग जाती है, कास्टिज़म बढ़ जाता है, इससे डाउरी सिस्टम बढ़ जाता है, डेंजर है ये.
इंक्रीजेस, कन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं और सोशल प्रोग्रेस भी स्लो हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोगैमी। एक्सोगैमी भी वैसे ही जैसे मैंने आपको एंडोगैमी समझाया है, एक्सोगैमी क्या होता है, मतलब आउट ऑफ आर कास्ट। यहाँ समझा देता हूँ। यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। एक्सो का मतलब जैसे मैंने समझाया था आउट, ठीक है, और गैमी मतलब मैरिज या रिलेशन, जिस भी वर्ड को आप यहाँ यूज़ कर लो तो वही ठीक रहेगा। मतलब आउट ऑफ द जो भी आपका क्राइटेरिया रहेगा। अगर कास्ट एक्सोगैमी है तो कास्ट के बाहर, या क्लास एंडोगैमी है, ठीक है, विलेज एंडोगैमी है, क्लैन एंडोगैमी है, गोत्रा एंडोगैमी है, डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पर जो बुक्स में होंगी वो तो होंगी ही, बट इस तरह से भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। चलिए डेफिनेशन के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। तो समर क्या कहते हैं, एंडोगैमी इज अ कंजर्वेटिव व्हाइल एक्सोगैमी इज प्रोग्रेसिव। इन दिस वे एन एक्सोगैमी मैरिज इज प्रोहिबिटेड विद इन द ग्रुप। Child of one parent is also forbidden to marry. Among Muslim, marriage between the relative of parents is permitted. In the Roman Catholic Church of England, marriage with the sister-in-law after the death of wife or surrogate marriage was not allowed. But बाद में चीज़ें चेंज हुई थी, ठीक है। तो एक्सोगैमी के लिए हमारी सोसाइटी में भी एक लीडर्स ने ये चीज़ बोली थी, डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है। ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर सोसाइटी में इक्वालिटी लानी है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, अदरवाइज सोसाइटी कभी भी इक्वल नहीं होगी। सभी अपना अपना एस्पेक्ट देखते हैं, अपनी अपनी पावर को देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स करेगा बाद में। अगर आप इस चीज़ को आज भी इरेडिकेट करना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्सोगैमी, मैन इज़ नॉट परमिटेड विद इन हिज कास्ट, क्लैंस, स्पेवर, स्पिंद एंड अदर फीचर्स गिवन बिलो। तो गोत्र एक्सोगैमी क्या होती है, ये हमारी सोसाइटी में भी परफॉर्म की जाती है कि आप अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो। सभी का अपना अपना गोत्र होता है, जैसे मेरा गोत्र है कोंडल है, ठीक है, या किसी का भारद्वाज होता है। इस तरह से डिफरेंट वो होते हैं, एंड मैनी अदर्स, ठीक है। ये बेसिकली जो गोत्रास होते हैं, ये जो सप्तऋषि थे उनके नामों से ही है। भरद्वाज ऋषि थे, या एक अत्र ऋषि थे, अत्र ऋषि, ठीक है। तो अत्रि जो सरनेम है या अत्रि जो गोत्र आता है तो वो उनके नाम के थ्रू आ जाता है, ठीक है। ये जो अभी मेरे एग्जांपल्स है माइंड में, मैं उनके थ्रू ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो गोत्रा एक्सोगैमी क्या होती है, अपने गोत्र से बाहर शादी करनी है। गोत्र से बाहर शादी करने को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब गोत्र सेम हो जाता है, दैट मीन्स यू आर अ मेंबर ऑफ सेम फैमिली, बस आप दूर हो चुके हो। तो जब एक ही फैमिली के मेंबर्स हो गए, दैट मीन्स यू आर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो फार अवे रिलेशन में भी हो, बट आप क्या बन जाते हो ऐसी सिचुएशन में, ब्रदर एंड सिस्टर, तो वहाँ पर आपकी जो शादी होगी वो अलाउ नहीं होगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को के.एम. कपाड़िया सर क्या कहते हैं, रूल ऑफ गोत्रा एक्सोगैमी इज गिवन इन द ग्रह सूत्रास। ये भी एक बुक है, एंड इज फर्स्ट अपीयरेंस इन कंसिक्वेंटली इन द पीरियड ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रावर एक्सोगैमी। यहाँ पर क्या होती है एक्सोगैमी, बॉय एंड गर्ल सेम परिवार आर फॉरबिडन टू मैरी। तो पी.एच. प्रभु क्या कहते हैं, प्रोहिता ऑफिशिएटिंग नेम ऑफ हिज फेमस ऋषि एंसेस्टर विन इन्वोकिंग अग्नि टू कैरी लिबरेशंस टू द गॉड। तो यहाँ पर इस इवेंट में हमें क्या समझाया, जो अग्नि के आसपास फेरे लेके वो किया जाता है, तो वो सब यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिंदा एक्सोगैमी। अकॉर्डिंग टू दिस स्पिंदा एक्सोगैमी, ऑल दोज पर्सन आर इंक्लूडेड इन दिस हु हैव सेम पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि लेट्स सपोज 4 जनरेशन्स हैं इस तरह से, ठीक है। अगर एक परदादा जी हैं तो ऑब्वियसली उनके 3-4 बच्चे तो होंगे, ठीक है। उनके आगे जो हैं तो उनके भी 2-2, 3-3 बच्चे तो होंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो जो इनके भी आगे बच्चे होंगे इस तरह से सभी के, ठीक है। तो स्पिंदा एक्सोगैमी क्या होती है, मतलब ये भाई और लेट्स सपोज इनमें से कोई बहन है, ठीक है।
तो ये अपने आप में क्या कर लेंगे, अगर ये इनके बीच में मैरिज नहीं हो सकती है, तो ये है हमारे पास स्पिन द एक्सोगैमी, मतलब आप अपनी ही फैमिली में शादी नहीं कर सकते हो। क्लियर, समझ आया। नेक्स्ट है हमारे पास विलेज एक्सोगैमी। तो विलेज एक्सोगैमी इसीलिए की जाती है, जैसे मैंने, शायद मेरे को लग रहा है मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी इसकी एग्जांपल दी थी, कि जैसे कॉमन एग्जांपल आप समझ लो, जैसे एक फेमस सिंगर है दिलजीत दोसांझ, ठीक है, ठीक है, तो उनके गांव का नाम क्या है, दोसांझ कला ही है, दोसांझ कला, ठीक है। दैट मीन्स उस गांव में जितने भी लोग रह रहे होंगे वो बेसिकली उनका सरनेम दोसांझ ही होगा, और अगर उनका सरनेम सेम है दैट मीन्स क्या एविडेंस है कि उनके जो ग्रेट ग्रैंड या ग्रेट 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 ग्रैंड फादर्स जो होंगे, या जो उनके फोर फादर होंगे, वो एक ही पर्सन होगा या सेम ही होंगे सभी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो मेल फीमेल या बॉय गर्ल उस गांव में सभी होंगे, दैट मीन्स दे आर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो वो अपने आप में शादी तो नहीं कर सकते हैं ना, तो उनको शादी आउट ऑफ देयर विलेज ही करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, विलेज एक्सोगैमी, ठीक है, समझ आया। ये चीज़ें यहाँ भी देख सकते हो आप, मैं आपको अगर जम्मू में एग्जांपल दूँ, तो जैसे इम्पोर्टेंट कुछ सरनेम्स हैं, जैसे जम्वाल हैं, ठीक है, जम्वाल वो राजपूत हैं जिनका ओरिजिन कहीं ना कहीं जम्मू में ही है, जम्मू से ही हुआ है, जम्मू। या संब्याल है, तो संब्याल्स का ओरिजिन सांबा से हुआ है। या बिलोरियाज हैं, तो उनका ओरिजिन बिलावर वाले रीजन में है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट एरियाज, मतलब ये एक पर्टिकुलर गांव के थ्रू ही क्या हो चुका है, ओरिजिन है। या ये जम्वाल, सब जम्वाल्स में शादी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक ही गांव का ओरिजिन होगा, मतलब उनके जो फोर फादर्स होंगे वो सेम पर्सन ही होंगे या एक ही पर्सन होंगे। क्लियर, इस तरह से भी ये क्या रहती है हमारे पास विलेज एक्सोगैमी की एग्जांपल्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोटम एक्सोगैमी। According to totem exogamy, person who pray to one same totem cannot marry. They accept any plant, animal as their totem. This rule exists mostly in tribal areas. In this, person required to marry out of its totem. तो ये ट्राइबल सोसाइटीज़ की एग्जांपल्स हैं, ये आप जस्ट एज वर्ड्स ही लिख दो तो भी बहुत है, ठीक है। अब कॉजेज क्या हैं एक्सोगैमी के, तो वेस्टरमार्क क्या बताते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एक्सोगैमी इज द एब्सेंस ऑफ एरोटिक फीलिंग और द प्रेजेंस ऑफ सेक्सुअल इंडिफरेंस बिटवीन नियर रिलेटेड पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द एक्सेप्टेंस विल बी गिवन टू सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, देन नॉट ओनली कंफ्यूजन विल स्टार्ट अमंग द रिलेशन ऑफ द फैमिली और इवन सेक्सुअल एनमिटी विल स्टार्ट अमंग द ब्रदर एंड सिस्टर इन दिस वे, तो प्रॉब्लम हमारे पास बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन, एक्सोगैमी करने का रीज़न ये है कि आप क्लोज टाइज जो होते हैं या जिनके साथ आप बचपन से खेले हो, आप उनके साथ सेक्सुअल रिलेशंस एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, वो सुनने में ही गलत लगती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या इन सब चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए वहाँ पर एक्सोगैमी का कंसेप्ट आता है। अब एक्सोगैमी के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो डिपेंड करेगा आप कैसी सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है। तो सो टू रिमूव दिस प्रॉब्लम्स, एक्सोगैमी आई थी हमारे पास। एक्सेप्ट दिस, इट इज विल इंक्रीज इमोरलिटी इन द सोसाइटी इफ द मैरिज विल स्टार्ट अमंग द रिलेटिव्स। तो ये एक तरह से एक इमोरल प्रैक्टिस हो जाएगी अगर हम रिलेशंस में ही शादी करना शुरू कर देंगे। अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजियस बुक्स, दिस टाइप ऑफ रिलेशंस आर नोन एज इम्प्योर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो एडवांटेजेस क्या है एक्सोगैमी के। तो हमारे पास सोसाइटी क्या हो जाती है, हैज़ प्रूव्ड वेरी यूजफुल। एक्सोगैमी विल हेल्प इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग मोरालिटी इन सोसाइटी, बिकॉज ऑफ दिस मैरिटल रिलेशन विल स्टार्ट अमंग द क्लोज रिलेटिव एंड इमोरलिटी कैन कम इन सोसाइटी। दिस रूल ऑफ मैरिज कैन स्टॉप द सेक्शुअल कम्युनिज्म इन सोसाइटी। दूसरा क्या है, एक्सोगैमी क्या कर रही है, सोशल यूनिटी को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप से हो सकती है, जैसे कोई अपर कास्ट का लड़का है, ठीक है, वो लोअर कास्ट की किसी लड़की को मैरिड शादी करके अपने घर ला रहे हैं, ठीक है।
तो इससे क्या हो रही है, एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है। इन लॉन्ग रन ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो हमारे पास अगर इस तरह के प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में होने लग पड़े तो हम ये ड्रीम कर सकते हैं कि आने वाले 50 साल के बाद हमारे पास रिजर्वेशन भी ख़त्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा सोसाइटी में, कोई कास्ट के बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं होगा या कोई रिलीजन के बेसिस पे डिस्टिंग्विश नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी मतलब हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सेंस ऑफ यूनिटी आ जाएगी। थर्ड एडवांटेज क्या है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एक्सोगैमी इंपॉर्टेंट है। इफ़ मैरिज अमंग क्लोज रिलेटिव स्टार्ट्स तो मेंटल प्रॉब्लम ऑफ वन रिलेटिव कैन कम अमंग देयर चिल्ड्रन। तो वो प्रॉब्लम घर की घर में ही रहेगी और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या बनता जाएगा, एक पाइल ऑफ प्रॉब्लम बनता जाएगा और वो आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई फॉर हेल्दी ऑफस्प्रिंग एक्सोगैमी इज यूजफुल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आती है हाइपरगैमी। ठीक है, हाइपरगैमी, और इसके बाद आ जाइए हमारे पास हाइपोगैमी। दोनों देख लेते हैं। हाइपरगैमी क्या होती है, जहाँ पर मैरिज इक्वल कास्ट में हो जाए या सेम कास्ट में हो जाए। ठीक है, hypergamy marriage is that law in which girl can marry their either in the same or equal caste or with the boy of higher caste. In other words, when a boy of higher caste marries with the lower caste girl, then it is known as hypergamy. ठीक है, in this type of marriage, Brahmin girl can only marry Brahmin boy, Kshatriya girl can marry either Brahmin boy or Kshatriya boy. ठीक है, वैश्य गर्ल कैन मैरी इधर वैश्य बॉय और क्षत्रिय बॉय और ब्राह्मण बॉय। ठीक है, इस तरह से ये हो जाता है। तो ये सामने एग्जांपल है, सिंपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक हायर कास्ट का लड़का अगर मतलब उनसे लोअर कास्ट, यूजुअली लोअर कास्ट नहीं, उनसे लोअर कास्ट गर्ल से शादी कर लेता है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, हाइपरगैमी हो सकती है। जैसे अगर वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें हम, ठीक है, तो ब्राह्मण्स का स्टेटस सबसे हाई है, ब्राह्मण बॉय। ठीक है, अगर ब्राह्मण लड़की से या क्षत्रिय लड़की से या वैश्य कास्ट की लड़की से या शूद्र कास्ट की लड़की से अगर शादी कर रहा है तो ऐसे में हमारे पास क्या बन रही है, ये हाइपरगैमी बन रही है। ठीक है, और इसका ही उल्टा हो जाएगा हाइपोगैमी में। तो हाइपोगैमी में क्या हो जाएगा, लोअर कास्ट का बॉय होगा और उससे अपर कास्ट की कोई लड़की आके शादी कर ले। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगैमी, अपर कास्ट गर्ल। ठीक है, क्लियर? जैसे वैश्य कास्ट का अगर बॉय होगा तो उससे ब्राह्मण कास्ट की लड़की शादी कर ले या क्षत्रिय कास्ट की लड़की शादी कर ले या वैश्य कास्ट की लड़की शादी कर ले, तो वो होती है हमारे पास हाइपोगैमी। तो इसकी एक कॉमन एग्जांपल है जो कृष्णा की हुई थी, लॉर्ड कृष्णा की। तो लॉर्ड कृष्णा खुद क्या थे, यदुवंशी यादव थे, यादवास। ठीक है, तो यादवास उस टाइम पर अगर कंपेयर किया जाए तो ट्राइबल पीपल्स आते थे, बट उनकी शादी किससे हुई थी, एक राजकुमारी से हुई थी। अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन, इन द रूल ऑफ हाइपोगैमी, बॉय ऑफ लोअर कास्ट यूज्ड टू मैरी विद द गर्ल ऑफ हायर कास्ट। द चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ मैरिज वर नॉट kept in any caste and they were known as chandals. So this type of marriage was restricted in caste system only. On special condition this type of marriage was allowed. Clear? तो ये सब हमारा रहा मैरिज में। तो मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, मैं चेक कर रहा था आपका सिलेबस, तो उसमें हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशन सब ख़त्म हो चुके हैं। मैं एक बार और ओवरव्यू कर लूँ तो उससे इसमें क्या है हमारे पास कि सिलेबस अब मेजर और माइनर का ख़त्म हो गया है।
अब जो आगे का सिलेबस है वो है सिर्फ एमडी वालों का। एमडी का क्या है, उसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के दो तीन सब टॉपिक्स हैं। हाँ जी, सॉरी, अभी किनशिप रह गया है, किनशिप हम कल कर लेंगे। उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में कास्ट, क्लास और जेंडर जो है ये एमडी के कोर्सेज में है, तो ये सब हम कवर करेंगे और इसके बाद आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर मेजर और माइनर का सिलेबस आज कवर कंप्लीट हो गया है। अब जो बचा हुआ है वो एमडी का है, तो एमडी का भी हम 3 या 4 दिन में सिलेबस कवर कर देंगे, तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से पढ़िए और आराम से पेपर दीजिए, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट करना, तो मैं नेक्स्ट जब भी अब आएगा तो मैं आपको शॉर्ट्स बना के अपलोड करूँगा, तो सो दैट उससे आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए। ओके गाइस, इस लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।